सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एस पढ़। और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इसके बारे में। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और ये वीडियो हमारे फर्स्ट यूनिट कवर करने वाला है, जिसमें कि फर्स्ट यूनिट में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सारे टॉपिक का हम एक्सप्लेनेशन डिटेल में हम देखने वाले हैं। फर्स्ट यूनिट की बात करें तो हमारी फर्स्ट यूनिट का नाम क्या है? डेटाबेस सिस्टम कॉन्सेप्ट एंड डेटा मॉडलिंग। इसके अंदर हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से देख लेते हैं। सबसे पहले इन्हें हम सबसे पहले क्या है, व्हाट इज़ DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है। हालांकि जो भी हमारा पहला चैप्टर रहता है किसी भी बुक का, तो उसमें उस सब्जेक्ट के बारे में इंट्रोडक्शन ही दिया जाता है। जैसे कि इसमें है तो इस पहला चैप्टर है हमारा, लेकिन इसमें जो भी हमारा सब्जेक्ट है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसका इंट्रोडक्शन ही दिया जाएगा। सो वही है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, व्हाट इज DBMS क्या है। सेकेंड क्या है, इसकी टर्मिनोलॉजीज़ क्या है। फिर थर्ड है जैसे ही हमारा कंपोनेंट्स और इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या है। अगर इसमें क्वेश्चन की बात करें कि क्वेश्चन किस तरह पूछा जा सकता है, तो सबसे पहले पूछ ही लिया जाएगा DBMS क्या है, इसकी टर्मिनोलॉजी बताओ। अगर फर्स्ट टाइप इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया तो सेकंड टाइम में क्या पूछा जा सकता है, DBMS क्या होता है, इसके कंपोनेंट्स बताओ। हो गया ये भी। आप तीसरा में कैसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन कि DBMS क्या है, इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज को भी समझाओ। तो इस तरह से क्वेश्चन इसके अंदर पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। अगर नेक्स्ट देखें तो 3 वीव्स ऑफ डेटा, मतलब डेटा के 3 वीव्स उन्हें बताओ, एक्सप्लेन करो, या फिर 3 लेवल ऑफ आर्किटेक्चर। तो इस तरह से जितने भी हमारे ये टॉपिक है इस यूनिट के अंदर के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उन्हें हम डिटेल में एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं। व्हाट इज DBMS। सबसे पहले इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं कि DBMS का फुल फॉर्म क्या होता है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसा एक सिस्टम जो कि मैनेज कर रहा है किसे, डेटाबेस को। तो इसके नाम से हमें पता चल रहा है। नीचे देख लेते हैं इसमें लिखा क्या, इसके अंदर एक्सप्लेनेशन क्या है कि DBMS एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जिसका यूज डेटाबेस को क्रिएट, एक्सेस और मैनेज करने के लिए किया जाता है। मतलब कि ऐसा एक एप्लीकेशन है जिसका हम यूज किस तरह से कर सकते हैं, डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए, एक्सेस करने के लिए, या फिर किसी प्रकार की मैनेजमेंट करने के लिए इस सॉफ्टवेयर का हम यूज़ कर सकते हैं। और ये क्या करता है कि यह यूजर और डेटाबेस के मध्य इंटरफेस की तरह कार्य करता है। इंटरफेस का मतलब अगर हम समझे तो अगर दो लोग बात कर रहे हों और बात करने में जो चीज़ मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ और दूसरे व्यक्ति सुन रहा हूँ, आमने सामने में खड़े हैं, तो एक इंटरफेस की तरह वहाँ पे हम एयर हमारा काम कर रही है। एयर के कारण ही मेरी ये बात उस दूसरे व्यक्ति के पास पहुँचेगी, तो ये इंटरफेस की तरह हमारे एयर काम कर रही है। वैसे ही यहाँ पे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी है, किसके बीच इंटरफेस की तरह काम करता है, यूजर और डेटाबेस के बीच। इसमें बहुत सारी कमांड्स होती हैं जिनके द्वारा यूजर आसानी से डेटाबेस में कार्य कर सकता है। मतलब जो भी इसमें काम हमें करना होगा उसकी हर एक चीज़ की कमांड्स होंगी हमारे पास। अगर बात करें डेटाबेस सिस्टम हमारे कौन कौन से हो सकते हैं मैनेजमेंट करने के लिए, DBase हो सकता है, फॉक्स प्रो हो सकता है, IMS हो सकता है। ये तीनों तो आप परिचित नहीं होंगे इस नाम से, लेकिन जो इसके नेक्स्ट वाले हैं, ओरेकल हो गया, MySQL हो गया, ये SQL हो गया, तो इन्हें आप सुने होंगे, पहले इस नाम से परिचित होंगे। तो इसके अंदर सब चीज़ के हर एक काम करने के लिए कुछ ना कुछ कमांड्स होती हैं। इंसर्ट करने के लिए अलग कमांड होगी, कोई भी डाटा में इंसर्ट करना चाहते हैं या फिर डिलीट करना चाहते हैं या फिर अपडेट करना चाहते हैं, तो इन सब के लिए अलग अलग कमांड्स हैं हमारे अंदर। तो इसका नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। इसके अंदर क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा कंपोनेंट्स ऑफ DBMS। अब DBMS के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। कंपोनेंट्स की बात करें कि इसमें क्या क्या, इसके साथ साथ क्या क्या यूज होता है हमारा, तो इसके कंपोनेंट्स हैं सबसे पहले हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा, यूजर, प्रोसीजर। हार्डवेयर का मतलब क्या होता है कि हम अगर नॉर्मल एक लाइन में समझें तो जिसे हम टच कर सकते हैं, अपने हाथ से टच भी कर सकते हैं, उठा सकते हैं, तो ये हमारा हार्डवेयर होता है। अगर कंप्यूटर किसी पार्ट को ऐसा कुछ कर सकते हैं तो सॉफ्टवेयर क्या होता है, जिसे हम केवल ओनली देख सकते हैं। छोटे छोटे आइकन के रूप में जो भी रहते हैं हमारे सॉफ्टवेयर, उन्हें हम केवल देख सकते हैं, मतलब हाथ से टच नहीं कर सकते। डाटा मतलब कि मान लो कि डेटा को ऐसे समझें, मान लो कोई एक डेट दी हुई है 5/8/2000, ऐसे कुछ नॉर्मल कोई भी डेट है, तो जब तक ये डेट है तब तक हमें इसे पता चल रहा है कि एक डाटा है। लेकिन मान लो 5/8/2000 किसी की डेट ऑफ बर्थ है, तो हम इस डेट के बारे में पता चल गया कि नहीं ये एक डेट ऑफ बर्थ है। तो जब तक नहीं पता था तब तक ये हमारे लिए क्या था, डेटा। जैसे इसके बारे में पता चलेगा कि डेट क्या है, किसी की डेट ऑफ बर्थ है, तो ये हो गई इन्फॉर्मेशन। तो अगर डेटा और इन्फॉर्मेशन के बारे में डिफरेंस पूछ लेता है आपसे, तो ऐसे उसे भी डिफाइन कर सकते हैं हम। तब आगे डेटा के बाद आ गया हमारा यूजर। यूजर क्या होता है, जो भी यूजर होगा, प्रयोग करता, हम तुम जैसे जो भी इसे यूज करेगा वो होता है यूजर। प्रोसीजर का मतलब होता है प्रक्रियाएँ, क्या क्या प्रक्रिया होने वाली है। तो अगर इन्हें समझें कि हार्डवेयर क्या होता है, अगर हमें इसे लिखना हो एग्जाम में, तो हमें ऐसे तो ओवरव्यू तो हम ऐसे कर सकते हैं, हर चीज़ के बारे में जानते हैं, लेकिन जब बात लिखने की आती है तो लिखने के लिए हम सोच नहीं पाते कितना ज़्यादा इसमें लिखें। तो सबसे पहले क्या लिखना है, हार्डवेयर पे। हार्डवेयर क्या होता है कि हार्डवेयर में हमारा कंप्यूटर सिस्टम आ जाता है जो कि हमारे डेटाबेस को स्टोर करने तथा एक्सेस करने के लिए यूज होता है।
इसके अंतर्गत फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस जैसे कि कंप्यूटर, इनपुट आउटपुट चैनल्स, स्टोरेज डिवाइस आदि सारे आ जाते हैं। तो हार्डवेयर वही है, अगर एक लाइन से समझें कि जिसे हम टच कर सकते हैं वो हमारा हार्डवेयर है। अगर हम कुछ इसके बारे में लिखना है तो कुछ इस तरह से आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या करता है कि यह DBMS का सबसे मुख्यतम कंपोनेंट है, ठीक है। यह प्रोग्राम एक समूह है, प्रोग्राम का एक समूह, मतलब कोई भी एक सॉफ्टवेयर जो भी क्रिएट होगा तो ऐसे तो नॉर्मल बन नहीं जाता है, उसमें बहुत कुछ ना कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ होगा। तो ये प्रोग्राम का एक कलेक्शन होता है, फिर जो उन सब से निकल के आता है वो हमारा सॉफ्टवेयर कहलाता है। .exe फाइल जिसे बोलते हैं। तो यह प्रोग्राम का एक समूह है जिसका प्रयोग पूरे डेटाबेस को कंट्रोल करने और मैनेज करने के लिए किया जाता है। इसके अंतर्गत DBMS सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन प्रोग्राम आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, डेटा। डेटा में अगर समझे तो डेटा का बताया था कि कोई नॉर्मल डेट, जब तक उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है तो एक हर चीज़ का डेटा है। और ऐसे भी समझे कि हम जितना कुछ भी हम देख रहे हैं या फिर कुछ भी इंफॉर्मेशन ऐसे कुछ भी हो जाए तो वो हमारी एक तरह से डेटा ही है। तो डेटा में अगर इसमें समझे तो इसमें क्या है कि डेटा DBMS का एक मुख्य महत्वपूर्ण कंपोनेंट है। DBMS डेटा को कलेक्ट, स्टोर, प्रोसेस और एक्सेस करता है। डेटाबेस में वास्तविक डेटा, ऑपरेशनल डेटा और मेटा डेटा स्टोर होते हैं। मेटा डेटा का मतलब क्या है कि जिस तरह से अभी फेसबुक अपना एक मेटा फॉर्म लेके आया था, मेटा प्लेटफॉर्म, उसमें मतलब एक से अधिक चीज़ें आ सकती हैं, वैसे ही मेटा डेटा का मतलब यही होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा यूजर। यूजर में क्या होता है, जो नॉर्मल यूजर हम यूज करते हैं इसके वही है यूजर, और कुछ इसमें नया नहीं है। लेकिन फिर हम इसे देख लेते हैं कि इसमें बहुत सारे यूजर्स होते हैं जो कि ज़रूरतों के हिसाब से डेटा को एक्सेस करते हैं। प्रत्येक यूजर की कैपेबिलिटी तथा ज़रूरत होती है वह अलग अलग होती है, ठीक है। नॉर्मल यूजर है, इसके बारे में आप लिख ही सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रोसीजर, जिसे हिंदी में बोलते हैं प्रक्रियाएँ। प्रोसीजर में क्या होता है कि प्रोसीजर में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को यूज़ करने के रूल्स तथा इंस्ट्रक्शन आते हैं। मतलब कि कैसे डेटाबेस को हमें मैनेज करना है, इस सिस्टम को, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे कुछ, तो इस प्रोसीजर में उसके सारे रूल्स और इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं, तो सारे रूल्स एंड इंस्ट्रक्शन आते हैं। तो प्रोसीजर यह बताता है कि सिस्टम में डेटाबेस को किस प्रकार प्रयोग करना है, ठीक है। जैसे कि हो गया DBMS को इंस्टॉल और सेटअप करना, डेटाबेस लॉगिन करना, लॉग आउट करना, डेटाबेस का बैकअप लेना, मतलब ये सारी चीज़ें किस तरह से होंगी, इन सारे इसमें रूल्स लिखे होंगे, रूल्स आएंगे सब कुछ, डेटाबेस को हैंडल करना, ETC आदि। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है। अब DBMS की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मतलब DBMS की विशेषताएं क्या क्या है। अब तो हर एक चीज़ की अपनी एक विशेषताएँ होती हैं, तो विशेषताएं देख लेते हैं। अगर इसकी विशेषताएं की बात की जा रही है तो यह किसी प्रकार के डेटा को स्टोर कर सकता है, मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है हमारा, तो चाहे जैसे भी तुम्हारी इन्फॉर्मेशन है उसे टेबल के फॉर्म में कैसे भी स्टोर कर सकता है। सेकेंड है हमारा, डेटाबेस सिस्टम के द्वारा बहुत सारे यूजर्स एक साथ एक समय पर डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं, मतलब इस सिस्टम के द्वारा एक से अधिक यूजर्स एक साथ ही काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक यूज़र काम कर रहा हो तो दूसरा यूज़र नहीं कर सकता है, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, एक साथ एक ही टाइम पे मल्टीपल यूज़र एक साथ काम कर सकते हैं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, इसमें डेटा रिडंडेंसी, मतलब डुप्लीकेसी। मान लो जब भी हम डेटाबेस स्टोर करते हैं तो किसी एक ही सेम नेम हो जाते हैं, दो व्यक्तियों के नाम सेम हो जाते हैं, उनका डाटा मतलब सेम हो जाता है, उसे बोलते हैं रिडंडेंसी। तो इसमें डेटा रिडंडेंसी नहीं होती है, अर्थात डुप्लीकेट डेटा नहीं होता है। मतलब जो भी डुप्लीकेट डेटा होता है तो उसे हम क्वेरी के फॉर्म में रिमूव भी कर सकते हैं, अपनी जो भी हमारे इसकी कमांड्स आती हैं उसके थ्रू हम रिमूव भी कर सकते हैं अगर डुप्लीकेट कुछ आता है, सेम हो जाता है तो। नेक्स्ट हमारा इसमें सिक्योरिटी होती है, अर्थात कोई अनऑथराइज यूज़र इसे एक्सेस नहीं कर सकता है। मतलब इसमें सिक्योरिटी की ऐसे सिक्योरिटी होगी, कोई जो अनकैपेबल जो इसका ऑथराइज नहीं है तो इसे एक्सेस ना कर सके, इसलिए इसमें सिक्योरिटी भी प्रोवाइड की जाती है। इसके द्वारा डेटा को शेयर किया जा सकता है। मान लो कि अपने डेटा आपने टेबल पूरी क्रिएट कर ली, मान लो एक कॉलेज का पूरा डेटा आपने कंप्लीट किया, स्टूडेंट की पूरी सारी डिटेल उसमें रखी है, तो उसे शेयर अगर कहीं करना है तो उसे शेयर भी किया जा सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं अपना, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, टाइप्स ऑफ DBMS। DBMS की टाइप क्या है, तो देयर आर 4 टाइप ऑफ DBMS। हियरार्किकल, पहला इसमें हियरार्किकल, दूसरा है नेटवर्क, तीसरा है रीजनल और चौथा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अगर आपने जावा पढ़ लिया तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से भली भांति परिचित होंगे। और इसमें अगर फर्स्ट वाले की बात करें हियरार्किकल में क्या होता है कि जो भी डाटा इसमें स्टोर होगा वो एक ट्री के फॉर्म में होगा। ट्री का मतलब क्या होगा, एक पेरेंट नोड होगा, पेरेंट नोड के उसको कुछ अपने चाइल्ड नोड भी होंगे। वही इसमें लिखा है कि हियरार्किकल में अगर देखें तो इस डेटाबेस में डेटा ट्री की तरह के स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइज रहता है, अर्थात इसमें डेटा टॉप डाउन या बॉटम अप फॉर्मेट में स्टोर रहता है। सेकंड है, इस मॉडल में पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होती है, और भी इसका कुछ नेक्स्ट पॉइंट है। इस मॉडल में पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होती है, पेरेंट चाइल्ड मतलब एक दूसरे से कुछ ना कुछ रिलेशनशिप होगा पेरेंट चाइल्ड में।
और इस मॉडल में प्रत्येक एंटिटी के पास केवल एक पेरेंट होता है और बहुत सारे चिल्ड्रन होते हैं। मतलब एक पेरेंट होगा, उसके बहुत सारे चिल्ड्रन होंगे, जिन्हें पेरेंट नोड को रूट नोड भी बोल दिया जाता है, चाइल्ड नोड भी होते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा, इस मॉडल में केवल एक एंटिटी होती है जिसे हम रूट कहते हैं। ठीक है, वही इसमें बता देगा, जिस एक एंटिटी होगी जिसे हम रूट कहते हैं, इसके बहुत सारे चाइल्ड नोड भी हमारे होंगे। नेक्स्ट हमारा, इस डेटाबेस का सबसे ज़्यादा प्रयोग, मतलब इसका यूज़ कहाँ पे होता है, तो इस डेटाबेस का सबसे ज़्यादा जो यूज होता है वो बैंकिंग और टेली कम्युनिकेशन क्षेत्रों में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा नेटवर्क। पहला था हमारा हियरार्किकल और दूसरा हमारा नेटवर्क। नेटवर्क में क्या होता है कि आप लोग पढ़े होंगे DCN, डेटा कम्युनिकेशन कंप्यूटर नेटवर्क। तो उसमें नेटवर्क के बारे में पूरा बताया गया कि किस तरह से हम डेटा नेटवर्क में सेंड करते हैं। नॉर्मल तो हम अपने डेटा एक फाइल से दूसरे फाइल में, एक सिस्टम दूसरे फाइल सिस्टम में डेटा सेंड कर लेते हैं, लेकिन नेटवर्क में अगर डेटा सेंड करना हो एक स्थान से दूसरे स्थान पे तो कैसे सेंड करते हैं, उसी की प्रक्रिया पूरे नेटवर्क में समझाई गई है। तो नेटवर्क को अगर समझे तो मल्टीपल कंप्यूटर का कनेक्टिविटी वो एक नेटवर्क कहलाती है। तो वही इसमें कि नेटवर्क में अगर इसमें कुछ समझना हो तो इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है कि यह डेटाबेस नेटवर्क स्ट्रक्चर का प्रयोग एंटिटीज़ के मध्य रिलेशनशिप को क्रिएट करने के लिए किया जाता है। दूसरा हमारा क्या है, इसका मुख्य फ़ायदा यह है कि इसमें हम डेटा को आसानी से एक्सेस कर सकते हैं एवं इसका डिज़ाइन भी ईजी होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, इसका नुकसान क्या है, मतलब कुछ एडवांटेज भी होते हैं और कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। इसका जो बेनिफिट था तो इसमें डाटा को आसानी से एक्सेस कर सकते थे एवं इसका डिज़ाइन भी ईजी होता है, लेकिन इसका जो डिसएडवांटेज है, नुकसान है, तो इसमें रिकॉर्ड और अपडेट को इंसर्ट करना बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। ये इसके डिसएडवांटेज है नेटवर्क के। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रिलेशनल में क्या होता है कि रिलेशनल डेटाबेस का प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है क्योंकि यह सबसे सरल और आसानी से यूज किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा इसमें कि इसमें डेटा जो है वह एक टेबल, रो और कॉलम में होता है। मतलब जो भी डाटा हमारा एक रिलेशन होता है तो इस किस फॉर्म में होगा, एक टेबल की फॉर्म में होगा। टेबल में हमारे रो होते हैं और कुछ कॉलम्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या है कि इसमें डेटा को इंसर्ट, डिलीट, अपडेट करने के लिए SQL का प्रयोग किया जाता है। इसमें टेबल को रिलेशन कहते हैं। SQL का प्रयोग मतलब कुछ ना कुछ हमें अगर इंसर्ट करना है डेटा को तो इस इंसर्ट की कमांड कुछ अलग होगी। अगर हम डेटा को डिलीट करना है तो डिलीट की कमांड कुछ लगाएंगे हम, अपडेट के लिए अपडेट की कमांड लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसमें नेक्स्ट टाइप है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मैंने बताया था, अगर आपने जावा पढ़ लिया तो इससे भली भांति परिचित होंगे, इसमें बताना ही क्या है, लेकिन फिर भी आप देख लेते हैं। इसमें डेटा जो है वह ऑब्जेक्ट के रूप में स्टोर रहता है और इसके स्ट्रक्चर को क्लास कहते हैं। ठीक है, इसमें डेटाबेस एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए कम कोड्स की ज़रूरत होती है और कोड्स को मेंटेन करना भी बहुत ईजी होता है। इस तरह से आपको जब इसके टाइप पूछे जाएंगे तो टाइप, डेटाबेस के टाइप में मैनेजमेंट सिस्टम के 4 टाइप आपको डिफाइन कर देना और टाइप में 3-3, 4-4 पॉइंट भी लिख देना। ये सारे पॉइंट जो मैंने लिखा है बहुत ईजी है, आप इन्हें एक बार रीड भी कर लेंगे फिर भी काम हो जाएगा, आसानी समझ में आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि इसमें क्या है एंटिटी। एंटिटी क्या होता है, ये जब 2 नंबर का अगर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं तो आप एंटिटी पूछ लिया जाता है कि मान लो कि इन सब के बारे में डिफाइन करो। जो मान लो एक क्वेश्चन दे दिया गया और 4 पॉइंट्स उसमें टॉपिक दे दिए हैं कि इन सब के बारे में डिफाइन करो, तो 2 नंबर के तरह क्वेश्चन होते हैं, तो उसमें एंटिटी को रख दिया जाता है कि एंटिटी क्या है। तो एंटिटी क्या होता है कि ER मॉडल में एंटिटी रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट होती है। तो ER मॉडल में नेक्स्ट अभी देखेंगे। तो ER मॉडल में क्या होता है कि जो एंटिटी है वो रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट होता है, मतलब जो मेन चीज़ होता है वही होता है एंटिटी। एंटिटी की प्रॉपर्टीज़ को एट्रीब्यूट कहते हैं। मान लो स्टूडेंट है, स्टूडेंट की कुछ प्रॉपर्टी होंगी, ID हो गया, उसका नाम क्या हो गया, एज क्या हो गई, तो उसकी कुछ प्रॉपर्टी है। तो इन प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, हम एट्रीब्यूट बोलते हैं। उदाहरण के लिए स्कूल के डेटाबेस में स्टूडेंट एक एंटिटी हुई। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, रिलेशनशिप। एंटिटीज़ के मध्य एसोसिएशन को रिलेशनशिप कहते हैं। ठीक है, मैपिंग कोऑर्डिनेलिटीज बहुत सारे एसोसिएशन को डिफाइन करता है। ठीक है, जैसे कि 1 to 1, 1 to many, many to one एंड मैनी टू मैनी। ये 2 नंबर अगर आपसे पूछा जाएगा तो 2 नंबर पर पूछ सकते हैं एंटिटी क्या होती है, रिलेशनशिप क्या होते हैं। तो उन सब में आपको इस तरह से कुछ लिख देना है और रिलेशनशिप में इसके पूरे टाइप बता देना किस किस तरह से होता है डिफाइन एसोसिएशन जो भी इसका होता है। तो 1 to 1 होता है, 1 to many और मैनी टू वन, और दूसरा क्या होता है मैनी टू मैनी में। 1 to 1 का मतलब क्या होता है, एक ही तरह से डेटा एक बार में एक ही तरह जगह डाटा सेंड किया जा सकता है। जैसे कि रेडियो हो गया, रेडियो से हम केवल डाटा ले सकते हैं, उसे कुछ अपना नहीं बता सकते, तो 1 to 1 हो गया। और 1 to many भी हो सकता है, मैनी टू वन और मैनी टू मैनी, इस तरह से हो सकते हैं। ठीक है, तो अब आ जाते हैं ER मॉडल। नेक्स्ट है हमारा ER मॉडल। तो ER मॉडल की अगर फुल फॉर्म की बात की जाए तो इसका फुल फॉर्म होता है एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। इसमें होता क्या है, यह डेटाबेस डिज़ाइन का एक ग्राफिकल अप्रोच है। मतलब जो डेटाबेस का जो भी डिज़ाइन किया जाएगा उसे ग्राफिकल के फॉर्म में किस तरह रिप्रेजेंट किया जाएगा
वो होता है ER मॉडल के अंतर्गत, अर्थात इसमें डायग्राम तथा विजुअल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा डेटाबेस को डिजाइन किया जाता है। मतलब जो डेटाबेस का जो डिजाइन किया जाएगा, किस फॉर्म में डिजाइन किया जाएगा, डायग्राम या फिर विजुअल रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में। मान लो कि स्टूडेंट है, यहाँ पे देखो एक स्टूडेंट हो गया, स्टूडेंट की कुछ आईडी होगी, स्टूडेंट का नेम होगा और स्टूडेंट एट कुछ उसका एड्रेस होगा, तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया उसका। अब कॉलेज है, कॉलेज की कुछ आईडी होगी, कॉलेज नेम होगा, इस तरह से क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो ER मॉडल के अंदर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। अब ये जो इन सबका जो प्रतीक देख रहे होगे, चिन्ह देख रहे होगे, सिंबल है, स्टूडेंट का कुछ और सिंबल है, स्क्वायर पे है, और इसका देखो स्टूडेंट आईडी और नेम है, इनका कुछ अलग सिंबल है, बीच में स्टडी इन लिखा है, इसका कुछ अलग सिंबल है। तो इन सबका अपना एक सिंबल का अलग एक नाम होता है। आपको टेबल, आपको इसमें गूगल में सर्च कर लेनी है कि टेबल इसकी क्या है, तो इन सबका आगे नाम का डिफाइन होगा, कौन सा सिंबल किसके लिए यूज़ किया जाता है। आपसे आपके एग्जाम में 5 नंबर में ER मॉडल किसी का दिया जा सकता है कि किसी कॉलेज का बनाओ या फिर किसी हॉस्पिटल का बनाओ ER मॉडल, तो उसी के फॉर्म में इस तरह कुछ आपको बनाना पड़ेगा उसमें, ठीक है। अब आ जाता है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ DBMS। मतलब DBMS का एडवांटेज क्या है और इसके डिसएडवांटेज क्या है। एडवांटेज की बात करें तो इसमें डेटाबेस को बहुत ही आसानी से एक्सेस किया जा सकता है। जो भी डेटाबेस है, तो इस सिस्टम के माध्यम से डेटाबेस को बहुत आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। इसमें यूज़र दूसरे यूज़र को डेटा शेयर कर सकता है और इसमें डेटा का बैकअप ले सकते हैं। बैकअप इसीलिए लेते हैं, मान लो कभी डेटा में कुछ गड़बड़ी हो जाती है तो हमारे पास कुछ ना कुछ बैकअप रहे, ठीक है, जिससे हम दोबारा उसका यूज़ कर सकें। इसमें यूज़र्स को खुद बैकअप लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, DBMS खुद ही बैकअप ले लेता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे इसमें टॉप पॉइंट क्या है, इसमें डुप्लीकेट डेटा को स्टोर नहीं किया जाता। तो ये सारे थे इसके क्या एडवांटेज थे। डिसएडवांटेज की बात करें तो इसमें डिसएडवांटेज है, इसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉस्ट बहुत ही अधिक होता है, ठीक है। अगर कॉस्ट बहुत ही अधिक होगा तो एक न एक तरह से इसके क्या है, डिसएडवांटेज ही है। सेकंड पॉइंट है क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कॉम्प्लेक्स, कठिन होते हैं, इसलिए यूज़र को इसकी ट्रेनिंग देना अति आवश्यक है। मतलब कि इसे नॉर्मल, अगर कोई नॉर्मल ह्यूमन जाएगा तो इसे यूज़ नहीं कर सकता है, क्योंकि ये बहुत कठिन होता है। तो इसे हमें ट्रेनिंग देने की नीड पड़ती है, इसलिए थोड़ा सा ही डिसएडवांटेज के फॉर्म में ही आ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, डेटाबेस को एक ही डेटाबेस में इंटीग्रेट किया जाता है, जो इलेक्ट्रिक फेलियर के कारण डैमेज हो सकता है, ठीक है। मतलब इसमें फेलियर मतलब डैमेज होने की संभावना ज़्यादा रहती है। क्यों, डेटाबेस को एक ही डेटाबेस में इंटीग्रेट किया जाता है, इसलिए ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि स्कीमा क्या होता है और इसके टाइप्स क्या होते हैं। स्कीमा डेटाबेस के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन या स्ट्रक्चर है जो कि पूरे डेटाबेस के लॉजिकल व्यू को रिप्रेजेंट करता है। मतलब लॉजिकली किस तरह से इसका व्यू रिप्रेजेंटेशन होगा, तो किस तरह से उसे देखा जाएगा, वो लॉजिकल व्यू को रिप्रेजेंट करता है। कौन, स्कीमा। यह दर्शाता है कि डेटाबेस में डेटा किस प्रकार ऑर्गेनाइज है, किस तरह से हम डेटाबेस में कैसे डेटा एक दूसरे से कनेक्टिविटी है, किस तरह किस फॉर्म में ऑर्गेनाइज है, तो ये कौन दर्शाता है, उसे स्कीमा ही शो करता है। तथा उनके मध्य कैसे रिलेशनशिप है, कैसे कनेक्टिविटी है, तो ये सारा काम कौन करता है, स्कीमा ही करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इसमें नेक्स्ट लाइन पे क्या लिखा है कि डेटाबेस डिजाइनर्स स्कीमा को डिज़ाइन करते हैं। जैसे कि जो भी वेब डिज़ाइनर वाले डिज़ाइनर होते हैं ना, वेब डिज़ाइनर बोलते हैं, जो इसके डिज़ाइनर है उसको क्या बोलते हैं, डेटाबेस डिज़ाइनर्स, जिससे कि प्रोग्रामर आसानी से डेटाबेस को समझ सकें और डेटाबेस को प्रयोग करने योग्य बनाएं। मतलब इसे स्कीमा को डेटाबेस डिज़ाइनर ऐसे फॉर्म में डिज़ाइन करते हैं कि जो भी प्रोग्रामर इसे आसानी से समझ सकें और उसका कुछ आउटपुट है वो क्रिएट कर सके, ठीक है। अब इसके कितने टाइप हैं, 2 टाइप के हमारे हो सकते हैं स्कीमा। कौन सा है, फिजिकल स्कीमा और दूसरा है लॉजिकल स्कीमा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, फिजिकल स्कीमा। यह डिफाइन करता है कि डेटा को DBMS में किस प्रकार रिप्रेजेंट किया जाता है तथा डेटा को किस प्रकार स्टोर किया जाता है, ठीक है। लॉजिकल स्कीमा में क्या होता है कि यह लॉजिकल स्कीमा डेटा का कॉन्सेप्चुअल मॉडल होता है, ठीक है। ये एक लाइन है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि डेटाबेस लैंग्वेजेस क्या होती हैं, ठीक है। अब नॉर्मल तो हम ह्यूमन जो बात करते हैं हमारी लैंग्वेज तो कुछ और है, लेकिन डेटाबेस की लैंग्वेज क्या है, इनकी कुछ और है। तो देख लेते क्या है कि किसी सिस्टम में डेटा को क्रिएट करने और मेंटेन करने के लिए डेटाबेस लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। मान लो कि हम किसी डेटाबेस को कुछ हमें क्रिएट करना है और मेंटेन करना है, तो उसके लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, डेटाबेस की लैंग्वेज का यूज़ करना पड़ेगा। तो अगर देखें तो डेटाबेस की लैंग्वेज कौन कौन सी हमारी, DDL, DML, DCL एंड TCL। ये DDL के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें हैं, DML के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब इन सबका अपने कमांड है, किस तरह से सारे कमांड यूज होंगे, तो ये सब एक लैंग्वेज के अंतर्गत आ जाती हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि DDL का मतलब क्या है, DML का मतलब क्या है और इन सब की जो अंदर चीज़ें हैं, सेलेक्ट, इंसर्ट, डिलीट एंड अपडेट, इन सब का मीनिंग क्या है, ठीक है। देख लेते हैं DDL। अगर फर्स्ट की बात करें DDL, तो DDL का फुल फॉर्म होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। इसमें बहुत सारी चीज़ें आती थी, कौन सी, क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, कमेंट एंड रीनेम। तो क्रिएट का मतलब क्या है कि डेटाबेस में ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए क्रिएट
का यूज़ किया जाता है। अल्टर का यूज़ डेटाबेस में स्ट्रक्चर में बदलाव करने के लिए किया जाता है। ड्रॉप डेटाबेस में ऑब्जेक्ट को डिलीट करने के लिए किया जाता है। मतलब ये सारे कुछ ना कुछ इनके कमांड्स हैं, इन सब का क्या यूज़ है वही सब इसमें बताया गया है। ऐसे हमारा कमेंट हो गया, रीनेम हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा क्या है, DML। इसका फुल फॉर्म क्या है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। इसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें आती हैं, सिलेक्ट हो गया, इंसर्ट हो गया, अपडेट हो गया, डिलीट, कॉल, लॉग, टेबल, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। इन सबका मीनिंग क्या है, इसके सामने लिखा हुआ है। सिलेक्ट का मतलब क्या है, डेटाबेस में डेटा को रिट्राइव करने के लिए। इंसर्ट का मतलब डेटाबेस में डेटा को इंसर्ट करने के लिए। अपडेट का मतलब है डेटा टेबल में मौजूद डेटा को अपडेट करने के लिए। मतलब बहुत सारी चीज़ें, इनके नाम से बहुत सारी चीज़ें पता चल रही हैं। तो इन सब को आप, अगर आपसे डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के बारे में पूछा जा सकता है तो उसके डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के बारे में आपको बताना है। उसका एक फिगर क्रिएट कर देना, जिसमें फिगर बना है मैंने, इस फिगर को बना देना और इन सबके बारे में डिटेल से ये सारी इन्फॉर्मेशन लिख देना, तो 5 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट ऐसे ही हमारे DCL हो गया, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, और तीसरा है हमारा TCL, ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। तो इन सबके बारे में आप पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमारा टॉपिक क्या है, हमारा 3 स्कीमा आर्किटेक्चर। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जितने भी मैंने इस वीडियो पे लेकर आया है, मैंने जितने भी इस वीडियो में जितने भी टॉपिक मैं लेके आया हूँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम की बिहेव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हें पढ़ना ही पढ़ना है आप लोग, है ना। और जो बेसिक चीज़ें हैं जो कभी आते नहीं तो उन सबको मैंने इसमें कवर नहीं किया है, वो सब नॉर्मल अभी तक पढ़ ही लिए होंगे, फर्स्ट चैप्टर है तो। लेकिन फिर भी जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम को रिलेटेड, एग्जाम के बिहेव से, तो मैं इसमें इस वीडियो में लेकर आ गया हूँ, ठीक है। तो इसमें 3 स्कीमा आर्किटेक्चर की बात करें तो इसमें 3 तरह के लेवल होंगे। फिजिकल लेवल होगा, दूसरा कॉन्सेप्चुअल लेवल और एक्सटर्नल लेवल। इन तीनों का अलग दूसरा नाम भी है। फिजिकल लेवल को हम इंटरनल लेवल बोल सकते हैं, कॉन्सेप्चुअल लेवल को लॉजिकल लेवल बोल सकते हैं, और तीसरा है हमारा एक्सटर्नल लेवल को व्यू लेवल बोल सकते हैं। अगर फिजिकल लेवल की बात करें तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि यह लेवल यह डिस्क्राइब करता है कि डेटाबेस में डेटा कैसे स्टोर होगा, ठीक है। मतलब DBMS डेटाबेस में जो भी हमारा डेटा होगा किस तरह से स्टोर होगा, किस फॉर्म में स्टोर होगा, तो कौन सी लेवल में बताया जाता है, फिजिकल लेवल में। दूसरा कॉन्सेप्चुअल लेवल में क्या होता है कि यह लेवल डिस्क्राइब करता है कि डेटाबेस में क्या डेटा स्टोर होगा। मतलब अभी तक कैसे डेटा स्टोर होगा वो हो रहा था फिजिकल लेवल में, अब क्या डेटा स्टोर होगा वो किस में होगा, कॉन्सेप्चुअल लेवल में बताया जाएगा, और उनके मध्य रिलेशनशिप क्या है। तो ये सारी चीज़ें किस में होगी, कॉन्सेप्चुअल लेवल में। नेक्स्ट हमारा एक्सटर्नल लेवल में क्या होता है कि ज़्यादातर जो डेटाबेस यूजर हैं पूरे डेटाबेस का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन उसका कुछ भाग ही रीड करते हैं। मतलब ऐसा कुछ होता है कि पूरे डेटाबेस का यूज नहीं करते हैं, लेकिन कुछ भाग रीड करते हैं। तो इस चीज़ को इसलिए वे उस पार्ट को व्यू लेवल को प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। ये था हमारा 3 स्कीमा आर्किटेक्चर। नॉर्मल था, सिंपल लैंग्वेज में एकदम लिखा है, आपको एक बार समझना है। ये स्कीमा आर्किटेक्चर हो गया, लेकिन अब इसका कुछ फिगर भी है। तो फिगर क्या होता है कि अगर आप फिगर बना देते हैं किसी भी टॉपिक के अंतर्गत, अगर उसमें कुछ फिगर होता है तो एग्जामिनर के माइंड पे एक अच्छा इफेक्ट डालता है फिगर। वो एग्जामिनर क्या होता है कि ऐसा बोला जाता है कि एग्जामिनर केवल फिगर देख लेते हैं और उसके रिलेटेड जो भी टॉपिक है उन्हें रीड नहीं करते। फिगर से बहुत सारी चीज़ समझ में आती है। अगर कोई फिगर बना देता है तो मान ले ये समझा जा सकता है कि उसकी सारी चीज़ें उसे उसमें पता है। इसका फिगर आप देखेंगे तो इसका फिगर कुछ इस तरह है। एक्सटर्नल लेवल में क्या होता है कि एक्सटर्नल व्यू, कहाँ से एक्सटर्नल व्यू 1 से व्यू n तक कुछ भी हो सकता है। दूसरा हमारा कॉन्सेप्चुअल लेवल की देख लीजिए, इसमें कॉन्सेप्चुअल किस तरह डिफाइन है, इंटरनल लेवल, और इन सबके एक डेटाबेस स्टोरेज लेवल भी है। तो अगर इसमें ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आप में इस फिगर को बनाना है और इन सब के बारे में पूरा एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है। तो आई होप ये सारे टॉपिक आप लोगों को समझ में आए होंगे, और ये सब टॉपिक आपको इसे पढ़ना ही पढ़ना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये था, मैंने इस वीडियो में पूरा फर्स्ट यूनिट को फुल एक्सप्लेनेशन किया हुआ है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।